तो आज की जो हमारी ये बेसिकली क्लास है ये समाज कार्य पर आधारित है और मैं आप लोगों से समाज कार्य के बारे में ही बातचीत करता हूं। हमारी शाम को जो 7 से 8 वाली क्लास है वो यूनिट नंबर 7 पर आधारित है। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कुछ योजनाओं वगैरह के बारे में जिक्र किया था और मैं पर डे आप लोगों को 5 से 10 मिनट टाइम दूंगा एक्स्ट्रा। जो मेन पॉइंट्स होंगे आपने पीछे पढ़ रखा है उसके बारे में रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बात बता दूं, एक आपने नाम सुना है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं आप सभी लोग। इसकी स्थापना बेसिकली 1953 में हुई थी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को, ठीक है। यह बेसिकली दुर्गाबाई देशमुख इसके अध्यक्ष रही हैं। दुर्गाबाई देशमुख इसके अध्यक्ष रही हैं और यह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन है और ये जो स्वैच्छिक संगठन है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसी के द्वारा समाज कल्याण कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका यही मोटो था। इसका मोटो आप ध्यान रखेंगे कि समाज कल्याण जो कार्य होंगे उसको बढ़ावा देगा ये। साथ ही साथ एक बात और नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी करेगा ये। किसका किसका? महिला प्लस बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा ये, है ना। तो सामाजिक मुद्दों पर ग्रामीण के गरीब महिलाओं को जागरूकता के रूप में भी ये कार्य करता है। साथ ही साथ स्वैच्छिक संगठन की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है, फाइनेंशियल, ताकि आय देने वाले कार्य भी शुरू हो सके। और कामकाजी महिला के लिए और बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा की गई है। क्रेच आप जानते होंगे शिशुओं के लिए है, क्रेच की सुविधा व महिला हॉस्टल। ये जो क्रेच है ये बच्चों के लिए है। क्रेच किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है ना। तो क्रेच बच्चों के लिए होगा और महिला के लिए क्या होगा? हॉस्टल होगा। ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विचारधारा में कुछ परिवर्तन पर बात करते हैं। विचारधारा में परिवर्तन क्या है इसे भी समझ लेना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समाज कार्य हेतु गांधीवादी दर्शन का प्रयोग करते हैं। गांधीवादी दर्शन, या आप चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं। इस दर्शन के प्रयोग का प्रयास सन 1964 में किया गया था। 1964 में किया गया था। सुश्री ययाश ने किया था। इसका क्या नाम था उनका? सुश्री। नया नाम सुन रहे हैं आप? यशाश ने किया था और ये गांधीवादी दर्शन का प्रयोग किया था। इन्होंने किसका प्रयोग किया था? गांधीवादी दर्शन का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1964 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो भी आपको क्लियर हो गया यहां पे। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए। इसी वर्ष 1964 की बात कर रहा हूं, व्यवसाय समाज कार्य और गांधीवादी रचनात्मक कार्य की अवधारणा आई, है ना, कॉन्सेप्ट आया। समाज कार्य की एकीकृत विचारधारा भी डेवलप हुआ। पेपर में सवाल आता है कि इंटीग्रेटेड सोशल वर्क के डेवलप कब हुआ? तो 1964 हुआ। और ये बात भी बता सकते हो आप लोग कि भाई किसके अकॉर्डिंग हुआ, तो मैं यहां पे नोट भी करूंगा आप लोगों के लिए। एकीकृत विचारधारा है ना, विचारधारा। अब ये एकीकृत विचारधारा किसकी है? तो ये समाज कार्य की है। किसकी है ये समाज कार्य की एकीकृत विचारधारा है। तो व्यवसाय समाज कार्यकर्ताओं ने समाज कार्य को सुधार के साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एकीकृत विचारधारा की स्थापना की थी, जो समाज में बुराइयां हैं उसको समाप्त करने के संबंध में। तो उस समय 1965 में, अब देखिए एक साल हो गया, यानी 1965 में क्या हुआ? यूजीसी की समाज कार्य शिक्षा, यूजीसी की समाज कार्य शिक्षा की
समीक्षा की गई, समाज कार्य शिक्षा की समीक्षा में इसका विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ, ये विरोध लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। और देन ये बेसिकली 1965 में ना यूजीसी की समाज कार्य शिक्षा की समीक्षा में इसका विरोध हुआ, यूजीसी की जो समाज कार्य शिक्षा है उसका विरोध हुआ यहां पे। तो भारत में समाज कार्य विद्यालय के संघ में अगर हम बात करें, सामाजिक पुनर्संरचना यानी एक प्रकार से उसके स्ट्रक्चर पर बात होनी शुरू हुआ, और समाज कार्य व्यवसाय की भूमिका पर सेमिनार आयोजित किए गए। समाज कार्य व्यवसाय पर क्या हुआ, सेमिनार वगैरह आयोजित हुए। तो अब ये जो सेमिनार बनाए गए वो उपचार के आधार पर ना पुनर्वास के दृष्टिकोण को लेकर बातचीत हुई, और वो बेसिकली निवारण के संबंध में कार्य करता था। निवारण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो समस्याएं इन्वॉल्व हैं समाज में उसको दूर करने का प्रयास किया गया। ये थी पहली समीक्षा जो 1965 की थी। पेपर में सवाल आया भाई कि समाज कार्य यूजीसी में अगर हम बात करें प्रथम समीक्षा किस पर था, तो वो सीधी सी बात है, समीक्षा का विरोध हुआ, ये पहली कॉन्सेप्ट बना। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत ये आया कि ये समाज कार्य की प्राथमिक समाज कार्य शिक्षा का जो है जिक्र हुआ, और ये यूजीसी में हुआ। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात रही। देन अगर मैं बात करूं तो उसके बाद सन 1980 आ गया, 1965 के बाद। अब ये 1980 की दूसरी समीक्षा रही। देखिए बात को समझते चलिएगा, समाज कार्य शिक्षा पर यह दूसरी समीक्षा है, दूसरी समीक्षा है। अब समाज कार्य की शिक्षा पर पहली समीक्षा कब आई, 1965 में आई, पहली थी। दूसरी कब आई, 1980 में थी, ये सेकंड वाली थी। पहली वाली में क्या था, समीक्षा का विरोध था। दूसरे वाले में क्या था, दूसरी समीक्षा रिपोर्ट जो थी वो विकासोमुखी पर आधारित थी। किस पे थी, विकासोमुखी पर आधारित थी। दूसरी वाली यूजीसी की थी, ये दूसरी समीक्षा थी। इसमें भारत और पश्चिमी देशों में जो है समाज कार्य की आवश्यकता का दृढ़ता से विभेद किया गया, और रिपोर्ट में भारत में जनसंख्या के बड़े भाग को एक प्रकार से सहायता देने की बात हुई। ये 1980 की बात थी। बात अगर हम बात करें तो 1980 में ही तीन प्रमुख कृतियां आई। ये 1980 की बात मैं कर रहा हूं। तीन प्रमुख कृतियां आई, और वो कृतियां थी जो आजकल परीक्षाओं में बड़ी फेमस है। नंबर एक कृति थी बेसिकली सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, और ये एच.वाई. सिद्दीकी की थी, सन 1984 की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और इससे आपने पेपर में भी सवाल लिखा होगा। ये 1980 की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। उस दौरान दूसरी समीक्षा के दौरान ये बात डेवलप हुई है कृति। दूसरी कृति आई गांधी जी की। अब गांधी जी की जो थी वो थी आपका सोशल एक्शन थ्रू लॉ, और ये आई 1985 में। आपने देखा होगा एक पेपर पिछली बार पेपर में एक सवाल आया था सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन करके, और वहां पे गांधी जी का ऑप्शन लगा दिया गया था, सिद्दीकी जी थे ही नहीं उस ऑप्शन में। तो ये जो सोशल वर्क एंड थ्रू लॉ कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप ना, ये आपको मिलेगा सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इसलिए वहां पर वो ऑप्शन गांधी जी का ही सत्य गया था। तो ध्यान से रखिएगा, OR करके लिखिएगा सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन। तो वहां पे सिद्दीकी जी का नाम नहीं आएगा। तो सिद्दीकी जी का नाम अगर आता है तो फिर तो गांधी जी नहीं होंगे, और गांधी जी का नाम आएगा तो सिद्दीकी जी नहीं होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, ठीक है। और गांधी जी का आप नोट कर लीजिएगा सोशल एक्शन थ्रू लॉ, 1985 का। तीन कृतियां ही, दो कृतियां मैंने बता दिया, तीसरी कृतियां लिख लीजिए। जो तीसरी कृतियां थी वो बेसिकली इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिएगा सभी लोग, नोट भी करते रहिएगा। मैं रिकॉल अब डेली आप लोगों से इसी तरीके से कुछ मेन कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, ताकि आपको वो चीजें बोल दीजिए। बिल्कुल, इनसाइक्लोपीडिया
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। और यहां जब बात आई दास गुप्ता की आई, किसका नाम आया? दास गुप्ता, सन 1987 की था, 1987 था, 1987 था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सन 1980 की जो दूसरी समीक्षा थी वो विकासोन्मुखी पर आधारित थी। इसमें तीन कृतियां, तीन पुस्तक आई, जो सोशल एक्शन और सोशल वर्क का 1984 आया सिद्दीकी जी का, और यही सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन ही 1985 का नाम से जाना गया। और इसी को एक और नाम बोलते हैं सोशल एक्शन थ्रू लॉ। ठीक है, मैंने यहां पे OR करके लिख दिया है। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, दास गुप्ता का, सन 1987। बहुत इंपॉर्टेंट रहा परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं कहूंगा कि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी समीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, दूसरी। अब बात आती है तीसरी। तीसरी कब आई थी? तीसरी कब आई थी यूजीसी की? पहली तो हो गई आपकी 1900 को, पहला कौन सा था? 1965 था, है ना। और दूसरी आपकी समिति किस पर आधारित थी? दूसरी समीक्षा समिति, शिक्षा समिति आपकी 1980 थी, और तीसरी आपकी 1985 थी। तीसरी आपकी जो थी वो 1985 थी, नोट कर लीजिएगा, तीसरी 1985। ये काफी ज्यादा जो है चर्चित में रही है ना। आगे देखिए, ये तो प्रोसेस रहा हमारे सामने यूजीसी के संबंध में। यूजीसी ने सन 1960 में और 1975 में, ठीक है, पहली और दूसरी समीक्षा जो है समिति की नियुक्ति की। अब देखिए, नियुक्ति की बात आ रही है, ये तो समीक्षा का विरोध था 65 में और 80 में। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्हीं 2 वर्षों पर बात नियुक्ति की हो रही है। किसकी? नियुक्ति की। तो 1960 और 1975 ये नियुक्ति की बात है, पहला और दूसरा, यही 2 सवाल बनाए जाते हैं, पहला दूसरा से। नियुक्ति, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नियुक्ति को प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली आपकी जो थी शिक्षा समिति, ये अच्छा, ये बात यूजीसी ने, ये भी बात ध्यान रखना है कि किसने? यूजीसी ने, है ना। यूजीसी ने 1960 में पहली और 1975 में दूसरी समीक्षा समिति की नियुक्ति की, जो समाज कार्य शिक्षा के संदर्भ में थी, सोशल वर्क एजुकेशन के संबंध में थी। आगे देखिए, ये वाला जो था वो विरोध में था। हाँ, ये तो समीक्षा समिति का विरोध थे ना, ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड बताया। विरोध भी पेपर बनाता है, विरोध में तो 3 कृतियां आई हैं, है ना। नियुक्ति के परिपेक्ष में यही रहेगी आपकी, ठीक है, नियुक्ति के परिपेक्ष में। अब एक चीज और सुनिए, समाज कार्य का उद्देश्य ये था भाई कि गरीबों की सहायता की जाए, ये बात आप सब भली बात इससे जानते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर आप समझने का प्रयास करें कि 1947 में मुंबई में मुख्यमंत्री बीजी खेर अखिल भारतीय समाज कार्य सम्मेलन में कहा कि समाज में जो अन्याय है उस अन्याय को समाप्त करना है। अब समाज में जो अन्याय है उसको समाप्त करने के लिए बीजी खेर ने यह बात कही, क्योंकि समाज कार्य गत्यात्मक क्रियाविधि है, और यह बात आप जानते हो कि बीजी खेर ने ही कहा है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं कई बार आप लोगों से इस पर चर्चा कर चुका हूं। अब जैसे भूख है, रोग है, अज्ञानता है, गंदगी है, आलस्य है, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो मैं आप पढ़े भी हैं बेवरिज रिपोर्ट में, है ना। इनसे लड़ने के बारे में बात की गई कि भाई इनसे जो है ये सब जो बुराइयां हैं इसको समाप्त किया जाए। तो ये भी अगर हम बात करें तो 1947 में बीजी खेर की ही एक प्रकार की भूमिका रही, देखने को मिली। भूख, रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस, ठीक है, आलस्य, ठीक है, इत्यादि और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये 5 मेन मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेवरेज रिपोर्ट में बताई गई हैं ये बातें, पांचों के पांचों, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1936 के बारे में,
मुंबई में हाउस ऑफ टाटा में वित्तीय सहायता पर प्राप्त मिशनरियों ने स्थापित किया और बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी समाज कार्य उभर के सामने आया। फिर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में स्थापित हुआ और यहां 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्टार्ट हुए, है ना, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्टार्ट हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें, दिल्ली समाज कार्य स्कूल बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में बात करें तो 1949 में समाज कार्य विभाग बनाए गए। 1952 की बात करें तो मद्रास में समाज कार्य स्कूल ओपन किए गए। ये बात आप जानते हैं। 1947 में कहां है? दिल्ली ही का है। लखनऊ की बात करेंगे तो 1949 आ जाएगा, लखनऊ का है, लखनऊ। और 1952 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मद्रास का नाम आ जाएगा। ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये समाजकारी विभाग स्थापित किए गए। वर्तमान में 100 से ज्यादा आज समाजकारी विद्यालय और कॉलेज वगैरह हो गए हैं, 100+ है, ठीक है, 100+ है। वर्तमान में आज अगर हम बात करें तो इग्नू समाज कार्य विज्ञान में दूर शिक्षा की उपाधि जो है प्रदान की जाने वाली एक प्रमुख संस्था मानी जाती है और पाठ्यक्रम, कक्षा और क्षेत्र कार्य में ये बेसिकली संबद्ध भी है, उससे रिलेटेड भी है। तो इस तरीके से ये जो है प्रतिक्रियाएं हमारे सामने देखने को मिली। समाज कार्य शिक्षा मैंने जिक्र कर लिया और समाज कार्य शिक्षा के जस्ट बाद मैंने आप लोगों से वहां कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में भी बात किया जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्यवसाय समाज कार्य की जब बात हुई तो इसमें 3 क्षेत्र उभर के सामने आए। एक प्राथमिक क्षेत्र आया और एक द्वितीयक क्षेत्र आया, एक तृतीयक क्षेत्र आया, तृतीयक क्षेत्र आया। इनमें मैं पॉइंट बोलूंगा, आप उसे नोट करिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में मछली पालन आया, मछली पालन आया, कृषि मजदूर आए, कृषि मजदूर आए, मजदूर आए, है ना। ये 2-3 बातें हैं, मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, मजदूर। तो ये 3 बातें आप केवल याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र में। हालांकि बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। घरेलू और अन्य निर्माण उद्योग, घरेलू और अन्य निर्माण उद्योग, यह आपकी दूसरा क्षेत्र है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बना, आपका बता दूं, परिवहन से, व्यापार से, वाणिज्य से, ठीक है, इनसे संबंधित था। ये एक विभाजन का पार्ट बना, उप क्षेत्र बना जो रिलेट ये कराता था, ठीक है। तो इन 3-4 बातों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी बातें जो मैंने भी आप लोगों से जिक्र किया है। और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग शायद इसके बारे में याद भी रखोगे, भूलोगे नहीं आप लोग, है ना, ठीक है। क्लियर रहेगा? जी सर। हाँ, ठीक है। चलिए, ये था कुछ जानकारी। कल हम लोग जो है और चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करवाई देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। आपने नाम सुना होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना और इसी यूनिट का पार्ट है। मैं आप लोगों से आने वाले टाइम में थोड़ा सा जिक्र करूंगा पंचवर्षीय योजना। अब ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 7 में साफ शब्दों में बताया भी गया है कि बल श्रम बाजार संस्थाओं के क्षेत्र को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है बड़ी फेमस रही। श्रमिकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर, दक्षता के निर्माण को लेकर काफी इस पर कार्य हुआ। तो श्रम कल्याण के आंदोलन में एक नाम हमें देखने को मिला INTUCT, एक नाम आपको मिला HMS, एक नाम आपको मिला UTUC, एक नाम आपको मिला BMS, एक नाम मिला आपको CITUC2, एक नाम आपको मिला NLO। ये ट्रेड यूनियन है। ये क्या है? ये ट्रेड यूनियन है। मैं कहूंगा कि इसकी स्थापना का नाम आप जरूर याद रखें, परीक्षा में स्थापना ही पूछा जाता है। तो 1947 में आपको INTUCT की स्थापना हुई, HMS की स्थापना 1948 में हुआ, UTUC की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1994 में हुआ,
BMS की अगर हम बात करें तो 1955 में हुआ। C2 यानी CITU की स्थापना 1970 में हुआ। NLO की स्थापना 1969 में हुआ। तो ये स्थापना वर्ष हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे भी ध्यान रखें। एग्जैक्ट प्रश्न में ही पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए इसकी स्थापना कब हुई है। तो ये जो बताया है मैंने, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में बेसिकली श्रम कल्याण की बात की गई है, उसके लिए ये जो है संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं जिक्र कर रहा हूं इस समय ऐतिहासिक विकास पर, जो विभिन्न नीतियां वगैरह बनाई गई हैं उसके संबंध में जिक्र कर रहा हूं। और पिछले जो है कुछ चीज़ों पर मैंने आप लोगों से बात भी किया है, जैसे आपको बता दें शिक्षा गारंटी योजना को लेकर बात किया है, जिसको अनूठी शिक्षा कहा जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर बात किया है, मध्याह्न भोजन पर बात किया है आप लोगों से, है ना। अब इसी के क्रम में एक शिक्षा का अधिकार आता है ना, एक शिक्षा का अधिकार आता है। अब हमारी यूनिट चल रही है शिक्षा का अधिकार, कब इसकी स्थापना हुई, एक बार प्लीज आप लोग जरा मुझे बताइए, थोड़ा मैं भी आप लोगों से जानना चाहूंगा। नहीं, शिक्षा का अधिकार 2001। भी आप अगर आप, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। शिक्षा का अधिकार आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बात आप सबको पता होना चाहिए कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, और ये बात आप जानते हैं कि 2009 का है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार, जो 2009 बताता है। इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वह आर्टिकल 21 का एक ए है, या आप इसे का भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें बताया यह गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी इनमें, है ना। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। तो आरटीई इन शार्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, आरटीई। तो एक्ट 2009 में बच्चों के अधिकार, जो अनुच्छेद 21 का ए के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता था। बेसिकली बात यह थी कि औपचारिक स्कूल मानदंड मानक को पूरा किया जाए। गुणवत्ता वाली जो पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चों का अधिकार है कि भाई उनको मिलना चाहिए एजुकेशन, और ये बात आप जानते हैं। और ये लागू कब से हुआ, तो लागू आप ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये लागू पेपर में सवाल बन चुका है लागू को लेकर। 1 अप्रैल 2010 को। आप सब जानते हैं कि मार्च क्लोजिंग होता है और अप्रैल ओपनिंग होता है, तो इसलिए जब भी कोई योजना वगैरह बनता है या कोई कार्यक्रम वगैरह बनाई जाती हैं तो वो 1 अप्रैल से ही ज्यादातर लागू होती हैं। ये बात आप भली भांति तरीके से परिचित हैं, तो इसलिए आप ये बात कह सकते हो कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, है ना। और इस अधिनियम के तहत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, और ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर यह लागू था, संपूर्ण भारत पर लागू था ये। यहां बेसिकली वैदिक पाठशाला, मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक शैक्षणिक संस्थाएं भी लागू की गई, और एक प्रकार से उस पर बल भी दिया गया, ठीक है। और खासकर भारत का संविधान भी यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर धर्म को लेकर आचार प्रचार की बात नहीं करता है भारत का संविधान, है ना। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो ये शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार को प्रभावी तरीके से बनाया जाए, सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएं, और स्कूलों का मैनेजमेंट स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। ऐसी बात भी इसके तहत कही गई थी, है ना। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। क्लियर है, एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। यस सर। ओके। एक राजीव गांधी आवास, है ना, राजीव गांधी आवास योजना आई। राजीव गांधी आवास सर, नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ ऐसा चेंजेस कुछ हुए हैं क्या? आएगा, अभी आएगा सर, पेशेंस बना रखिए, आज आएगा, आज के टॉपिक है वो।
तो राजीव गांधी आवास योजना बेसिकली जून 2009 स्टार्ट हुआ, जून 2009 में ये शुरू हुआ। और भली भांति तरीके से आप लोग जानते हैं, ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजीव गांधी आवास जून 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तो भारत के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है, गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने की बात कर रहा है, तो वो कौन सी योजना है? तो वो राजीव गांधी आवास योजना है। अब ये अलग की बात है कि बाद में इसमें बड़े संशोधन हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बना, ग्रामीण सूची में रखा गया भाई 2023 में, 2019 में बहुत सारी चीजें आई, 2011 में भी ये चीजें चलाई गई, राजीव गांधी आवास योजना, ठीक है। और राजीव गांधी आवास योजना जो 2 जून 2011 को इस योजना को पहले की चरण में मंजूरी दी गई, पहले चरण की, पहला चरण जो अगर हम बात करें पहले चरण की, तो वह 2 जून 2011 इस योजना की मंजूरी दी गई। और इसमें भारत सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी से मुक्ति दिलाना, गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराना, सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, राजीव गांधी आवास योजना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे लिए है, और इससे सवाल जो है आए भी हैं, जैसे सिराज ने बताया भी था कि आर्य महिला जी 2009 में स्टार्ट हुई थी। जी बिल्कुल, जून 2009 में शुरू हुई थी। पहला चरण इसका 2011 का। हाँ 2011 का था। आपने एक और नाम सुना होगा, वो नाम है आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना बेसिकली सन 1882 है, 1882। अभी हाल ही में पीएचडी का एग्जाम हुआ है, आज 2-3 दिन पहले, उसमें ये सवाल आ गया था, मैच करने से संबंधित सवाल था। रमाबाई ने सन 1982 में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाम से यह स्पष्ट है कि आर्य महिला समाज 1882 किस चीज को दर्शाती है। सिंपल शब्द है, पुणे में जब इसकी स्थापना हुई 30 नवंबर को, तो पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के सर्वसम्मति जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की। रमाबाई सरस्वती एक महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता और एक समाज सुधारक थी, जो यहीं से ये फेमस हुई और महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से ये जो है इस समाज की स्थापना हुई, है ना। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके यूजीसी नेट में भी अगेन आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं बराबर कंटिन्यू। तो उद्देश्य केवल इतना है कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के सशक्त और शिक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो देखिए, महिला और दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग लोग और वृद्ध व्यक्ति, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। उद्देश्य तो मैं नोट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उद्देश्य ही पूछ रहे हो ना मैम? जी सर। ओके, तब नोट करिए, प्रत्येक महिला की सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं की शिक्षा हो, विशेषकर बाल और विधवा शिक्षा के संबंध में भी बहुत संघर्ष हुआ था, ठीक है। इन्हीं के संबंध में ये चीजें जो है देखने को मिलती है। पुणे में, ठीक है। और पुणे में कब जो है 30 नवंबर, पुणे में कब? तो 30 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस चीज को मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप सभी लोग जो है इस पे फोकस करेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। आपने एक और नाम सुना होगा,
पल्स पोलियो कार्यक्रम। देखिए, अब ये पल्स पोलियो कार्यक्रम बेसिकली समाप्त हो गया है, फिर भी हो सकता है परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए कि ये शुरुआत वगैरह कब हुआ, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन में बताना चाहूंगा पल्स पोलियो के बारे में। पल्स पोलियो एक कार्यक्रम है, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन 2 अक्टूबर 1995 को हुआ था। और ये जानते हैं किस संबंध में था? ये नाम से स्पष्ट है, टीकाकरण कार्यक्रम है। ये क्या है? ये टीकाकरण कार्यक्रम है, नाम से ही स्पष्ट है। ये 2 दशकों के भीतर भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने पोलियो मुक्त प्रमाण घोषित कर दिया, या पोलियो मुक्त देश बना दिया भारत को। पोलियो मुक्त बनाया। और ये कब बनाया? 2014 को, वर्ष 2014 को। इसका बड़ा फेमस स्लोगन है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। जरा बताइए क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 बूंद जिंदगी के, ये बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है और इंपॉर्टेंट भी रहा है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें जो है ध्यान में रखना होगा। और पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताइएगा प्रज्ञा, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है हर साल? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के माह में ओरल पोलियो टीके, जिसको हम लोग बोलते हैं OPV, की 2 खुराक दी जाती है। इसी 2 खुराक का एक स्लोगन बनाया गया, 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें अगर आपको पता है, कंठस्थ याद हैं सारी चीजें, तो आप इजीली परीक्षाओं में जो है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कहीं आप गलती नहीं करोगे। तो 3 बातें और आप लोग यहां पे नोट करेंगे। एक और नोट करेंगे, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, रजिस्ट्री कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। और एक नोट करेंगे, ये पेपर में आ चुका है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, ये लागू हुआ 1952 में, जिसे 1983 में शुरू किया गया था, जिसे 1983 में शुरू किया गया था। और एक सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UIP सन 1985 में शुरू हुआ। तो अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि बचे हुए जो 2 महीने की क्लासेस हैं, उसके कभी आप स्किप मत करिएगा। एक दिन अगर आप क्लास स्किप करेंगे तो बहुत पीछे जाएंगे, क्योंकि मैं वही चीजें बता रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना? वो 90% गारंटी के साथ। तो इसलिए आप क्लासेस कभी भी मतलब एब्सेंट मत रहिएगा क्लास में, और अच्छे से आप सभी लोग पढ़िए, और ये नोट्स बनाकर आप उसको बराबर रिकॉल करते रहिए। आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यहीं से आप लोग। सर जी, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम किस सन में बताया? हाँ, 1985 नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय कैंसर, क्या आप पूछे आपने? उन्मूलन का ना, कुष्ठ उन्मूलन का। तो ये कार्य 1952 में, और इसे एक सही तरीके से स्टार्ट जो किया गया था वो 1983 में स्टार्ट किया गया था। हाँ, 1983 में। तो ऊपर लिखा है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कुष्ठ को समाप्त करना। 1952 में बता रहे हैं, और फिर शुरू किया गया 1983 में।
देखिए, ये बेसिकली क्या है, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये उन्मूलन कार्यक्रम है, समाप्त करने के लिए कार्यक्रम है। यही उन्मूलन कार्यक्रम ही शुरू जो किया गया वो 1983 से ही शुरू किया गया है। 1983 उन्मूलन का ही कार्यक्रम शुरू किया गया है ना। 1952 क्या है ये? 52 में यह आया था कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आया था उस समय आया, तो उस पर कार्य हुआ नहीं था, है ना। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1953 में ये आया था, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली शुरू नहीं हुआ। यहां तो बेसिकली पहचान करना था, उपचार करना था, संक्रमण जो रोग थे शीघ्र उपचार किया जाए, रोकथाम किया जाए, ऐसी बातें होती थी इस समय यहां पे, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1952। अब पेपर में जैसे सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था, तो अब इसका मतलब ये नहीं, अच्छा पेपर में आपको वो ऑप्शन देगा इस तरीके से कि भाई राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम होगा, कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम होगा, कि राष्ट्रीय लक्ष्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम होगा, कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम होगा। तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेट कराएगा, अब स्वास्थ्य के संबंध में रिलेट क्या करा रहा था, मलेरिया वाला था, वो क्या था, मलेरिया वाला था। तो शुरू बेसिकली अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने वाली में 1952 था। उन्मूलन कार्यक्रम जो शुरू हुआ उसको मतलब एक प्रकार से फिनिशिंग की देने के परिप्रेक्ष्य में, तो वो 1983 था, 1983 था। राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन का राष्ट्रीय स्तर पर तो वो 2005 था। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना 2005 था। तो ये 3 वर्ष, अगर अभी भी डाउट बन रहा है सर तो आप पूछ लीजिए, मन में अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, हाँ, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण के लेकर या उन्मूलन को लेकर जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ सर, वो बेसिकली 1952 से 83 वाली जो प्रक्रिया थी फिनिशिंग के रूप में एक था, एक प्रकार से अब हमें समाप्त करना है, उसके लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम वगैरह स्टार्ट हुआ 1983 में, और राष्ट्रीय स्तर पे जो सर समाप्त हुआ, इसको समाप्त करना है वो 2005 से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस परिप्रेक्ष्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये रही इसके संबंध में, ठीक है, टीकाकरण वगैरह के संबंध में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के और भी कार्यक्रम रहे, जैसे अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, 2001, बिल्कुल 2001 आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, 2001 आपका करेक्ट माना जाएगा, बहुत बढ़िया। आपने नाम सुना होगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पेपर में नहीं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है मैम, जननी शिशु, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आपका सही जवाब 1 जून 2011 है ना। ये भारत सरकार ने इसको शुरू किया, भारत सरकार ने इसको शुरू किया था, बहुत बढ़िया। तो ये हमको जो है ध्यान में रखना होगा, हम सभी लोगों को, एक ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, शहरी स्ट्रीट वेडर्स पर एक राष्ट्रीय नीति आई थी, राष्ट्रीय नीति कब आई थी बताइए जरा। हाँ, शहरी स्ट्रीट वेडर्स पर राष्ट्रीय नीति 2009, और ये करेक्ट जवाब है आप लोगों का। एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहां जो जिक्र किया गया समुदाय आधारित संगठन को लेकर, कल्याण संगठन को लेकर, एनजीओ, ट्रेड, कॉमर्स के संबंध में अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार की कमेटियों वगैरह का गठन किया गया, और ये कहा गया कि समाज कल्याण पर ये आधारित होंगी, समाज के कल्याण पर ये काम करेंगे। और सही जवाब यहां पर है कि अगर ये जो नीति आई वो 2009 में आई,
2009 में आई। इंपॉर्टेंट रहा ये भी हमारे लिए, ठीक है। देश में राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष कब मनाया गया, बताइएगा। राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय 24 जनवरी। बाल नीति बहुत बार मैं पूछ चुका हूं और आप लोग हर बार गलत बताते हैं, और ये जो वर्ष है सन 1974 है, 1974 है, ठीक है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर एक खिलौना बैंक की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप भी आपको ध्यान रखना, खिलौना बैंक की स्थापना हुई, या एक प्रकार से आप कह लीजिए खिलौना बैंक की एक योजना हुआ, उसका प्रारंभ हुआ 1984 सर। 1986, ठीक है, 1986 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक हैबिचुअल अंडर्स एक्ट पारित हुआ था। हैबिचुअल अंडर्स एक्ट पारित हुआ, और ये एक्ट पारित हुआ 1952 में। इस एक्ट के अंतर्गत जानते हैं क्या थी बात है? इस एक्ट के अंतर्गत जनजातियों को निर्दिष्ट जनजातियों की संज्ञा दी गई। निर्दिष्ट जनजातियों को संज्ञा दी गई। ये क्या है? जी देखिए, मैंने एक प्रकार से डायरेक्शन देने की बात कहा है, ठीक है। हैबिचुअल अंडर्स एक्ट 1952 के अंतर्गत जो बात बताई गई है वो एक प्रकार से जैसे कि उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई है ना। जनजातियों को मतलब भाई ये जनजाति का एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर इन पर काम होगा। अब ये कहो कि ये हैबिचुअल अंडर्स एक्ट जो है ओबीसी के लिए काम करे, जनरल के लिए काम करे, तो नहीं था, ये जनजातियों के लिए काम कर रहा था। जो जनजाति लोग थे उनके लिए काम कर रहा था ये, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी। तो ये देखिए तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। तीनों से सवाल बन सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखें, है ना। तीनों के तीनों फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग बता दीजिए, क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, राष्ट्रीय युवा। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आई? राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई? 72। देखिए अलग अलग वर्ष आ रहे हैं आप सबके, और मैं आप लोगों के इन वर्षों को भी कंफर्म करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखिए पहली राष्ट्रीय युवा नीति जब बात करें आप लोगों से परीक्षा में, पहली राष्ट्रीय युवा नीति, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 1988, भारत में संसद में बनाई गई थी इसे, और उद्देश्य यही था कि युवा के लिए उसके व्यक्तित्व और उसकी कार्यात्मकता जो क्षमता है उसको डेवलप करना है, उसको अवसर देना है, आर्थिक रूप से उसको उत्पादक और सामाजिक रूप से उसे सहयोगी बनाना है। ये बेसिकली इसका मोटो था, इसका मोटो रखा गया। तो ये पहली थी भारत में, भारत के संसद में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई और रखी गई थी? तो 1988 आपका ऑप्शन वहां पे करेक्ट माना जाएगा, वहां पर आपका करेक्ट माना जाएगा पहले के परिप्रेक्ष्य में। अब राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अंतर, अच्छा ये देखिए मैं बताऊं कई संशोधन के पार्ट बने हैं, इसके कई संशोधन के पार्ट बने हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में, अब यहां पे देखिएगा, यहां पर भी कुछ पॉइंट लिखूंगा और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि आप उसको पहचान सको। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, इसमें बेसिकली क्या था कि 15 से 23 वर्ष
के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। ये युवा के रूप में इनको बताया गया भाई कि जो 15 से 23 साल के लोग हैं वो युवा हैं, ये बताया गया। और देश की युवा के लिए भारत सरकार के विजन को परिभाषित किया और वो मुख्य क्षेत्र में अभिज्ञात किया गया कि युवा विकास के लिए कुछ ना कुछ क्रिया किया जाए, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और उसको जो है डेवलप की जाए। तो कुल टोटल 11 क्षेत्र थे। कुल टोटल कितने क्षेत्र बनाए गए थे? 11 क्षेत्र बनाए गए थे। अब 11 क्षेत्र में मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, आप उसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। पहला था शिक्षा, दूसरा था रोजगार, तीसरा था उद्यमिता, मतलब एक प्रकार से उद्योग वगैरह को, चौथा था स्वास्थ्य, पांचवा था खेल यानी मनोरंजन, पेपर में मनोरंजन भी आ सकता है, छठा सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना यानी आप सामाजिक मूल्य कह सकते हैं, सातवां सामुदायिक सहभागिता यानी कोऑपरेट करना है कम्युनिटी में, सहभागिता, आठवां राजनीति और शासन में भागीदारी यानी मतलब राजनीति में भी इनको डेवलप करना है, नेतृत्व में भी डेवलप करना है, नौवां युवा सहभागिता, पीयर ग्रुप सहभागिता एक प्रकार से बल, उसके बाद 10वां, कुल 11 है ना, समावेशन, और 11 यानी लास्ट सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये 11 क्षेत्र थे जो इस नीति में बताए गए थे। अब ये देखिए 2014 जो है ना 2003 के स्थान पर आया है। ये किसके स्थान पे आया है बताइएगा जरा? 2003 के स्थान पे। यानी अब आप मेरी बात को सुनिए, आपको 1988 पता चल चुका, 2003 पता हो चुका, 2014 पता हो चुका है। तो पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 हो जाएगा, दूसरा आप 2003 कर सकते हो, तीसरा आप 2014 कर सकते हो। ये बहुत आसान है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय युवा नीति 2017 की। ये देखिए सब संशोधन के पार्ट है, सब जो है संशोधन के ही पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा नीति जो 2017 की बात मैं करूंगा वो बेसिकली इसमें एक शब्द अलग से जोड़ूंगा, बाकी शब्द वही रहेंगे, है ना। देखिए कितने क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इस चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से सीख भी रहे होंगे। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना 2017 में। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई थी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017 में ये चीजें कही थी, है ना। अब कहीं कहीं इसे कहा जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये चीजें देखने को मिली, लेकिन इस योजना में लाभार्थियों में 15 से 29 वर्ष की आयु समूह को युवा माना। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़े थे 15 से 23, लेकिन अब पढ़ेंगे 15 से 29, ये है युवा, इनको परिभाषित इसने किया, है ना, ये है युवा। तो इस युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए इसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे उप योजनाएं बनाई गई। हालांकि कुल 8 योजनाएं बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल की गई। 8 योजनाएं, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन है, ये युवा के लिए, नाम से स्पष्ट है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी युवा के लिए है। राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम युवा के लिए है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सहयोग कहा जाता है इसको, वो भी युवा से संबंधित था। युवा छात्रावास साफ शब्दों में दिख रहा है कि युवा से है। स्काउट एंड गाइड संगठन सहायता, ये भी आपकी युवा से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना, ये भी उसी से है। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम, ये भी युवा से है। तो पेपर में आता, भाई बताइए निम्न में से कौन सा युवा से है? पेपर में वह सवाल पूछा गया ना कि भाई बताइए वयोवृद्ध योजना किससे संबंधित था, तो वही वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित था। तो ठीक उसी तरीके से यहां से भी सवाल हम लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह थे, ठीक है।
अब युवा के विकास के लिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टाचारों का आदान प्रदान करने में आपको बता दूं, एक नाम आपने सुना होगा, सार्क, SAARC। कितने लोग जानते हो सार्क के बारे में? बताइए। सार्क में कुल कितने देश आते हैं, पहले तो आप ये बताइए, कितनी कंट्रीज आती हैं जो इसको रिलेट कराती हैं? 7। 8 कंट्रीज। जैसे एक आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, है ना, ठीक है। दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा इंडिया, पांचवा मालदीव, पांचवा हो गया ना, छठा नेपाल, और सातवां पाकिस्तान, आठवां श्रीलंका। तो 8 कंट्री आती हैं, है ना। साउथ एशियन एक फॉर रिलीजन्स कॉरपोरेशन है ये, जो रिलेट कराता है 7 कंट्री को। सार्क जो है कंट्री को, कुल टोटल कितनी कंट्रीज को, तो याद रखेंगे आप लोग, इसमें अगर हम बात करें तो कुल 8 कंट्रीज हैं। इसको एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली है क्या? ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्या है ये? आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। अब इसमें ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडलों का आदान प्रदान है इसमें, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 1985 में इसकी स्थापना हुई ढाका में, ठीक है। सार्क का अर्थ यही होता है कि दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। लेकिन सर करंट में तो इसकी कोई महत्वता है नहीं ना, कोई इम्पोर्टेंस। भाई इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात मैं करूं तो ये बात करता है युवा विकास पर, इन कंट्रीज पर, ठीक है, इन कंट्रीज पर। सर हिंदी में नाम क्या बताया? दक्षिण एशियाई। हाँ, दक्षिण, आप नोट करना कर ली, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सर इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश, ढाका, है ना। हेडक्वार्टर से उतना प्रश्न एग्जाम वगैरह में नहीं आता, बट फिर भी अगर आपने कहा है तो आप नोट करें। मतलब दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन में विकास लाना है और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। इस वजह से ये नेट में इंपॉर्टेंट हो गया सोशल वर्क में। आप MSW की किताब इग्नू को उठा कर देखिए, सार्क मिलेगा आपको, है ना, सार्क आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। जी, क्या कहा आपने? विकास लाना है और हाँ, विकास लाना है और उसके कल्याण को बढ़ावा देना है ना। अच्छा, किसी ने मुख्यालय पूछा था, मुख्यालय इसका बेसिकली आप काठमांडू नेपाल करिएगा, काठमांडू नेपाल। ढाका नहीं लिखना है ना? नहीं नहीं, ढाका नहीं लिखना है। ढाका बेसिकली अगर हम बात करें तो स्थापना करने की जगह है, स्थापना करने की जगह है, स्थापना हुई जहां थी वो ढाका थी, बांग्लादेश ढाका था। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो नेपाल आपका आ जाता है, नेपाल, काठमांडू, ठीक है। सर इंडिया के बाद कौन सा लिखा हुआ नाम? इंडिया के बाद आपका आता है मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को हमें जानना है। कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, एक और पूछना था, वो पूछिए। 2000 बताया ना आपने, वो थोड़ा समझा नहीं। क्या नहीं समझा? ऊपर वाला 2003 और 2014 का जो 2003 में बताया ना आपने सर, ऊपर
वो कार्यक्रम मैम था 1988 में पहली थी, दूसरी 2003 थी, तीसरा 2014 था, चौथा जो था 2017 था। ये राष्ट्रीय युवा नीति का एक प्रकार से नीति का संशोधन करते हुए कार्यक्रम बनाए गए थे, है ना, उसको कार्यक्रम बनाए। हाँ, बात करते हैं कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम। अब देखिए ये जो युवा कार्यक्रम है जी जी सर, राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय युवा बताया तो अभी आपको राष्ट्रीय युवा नीति, अभी आप 2017 लगाएंगे। अगर पेपर में सवाल आपसे प्रथम पूछेगा तो 1988 लगाएंगे, जब पूछा जाएगा तो आप 2017 लगाएंगे। नहीं, ये पूछेगा तो पहला तो 1988, दूसरा जो 2003, तीसरा 2014 और चौथा 2017, यही ना? हाँ हाँ हाँ, इस 11 क्षेत्र बताए गए हैं। 14 में हाँ, 14 बताए हैं। हाँ 14 में बताए गए हैं। सामाजिक न्याय से क्या मतलब यहाँ पे, और समावेशन से क्षेत्र इसका देखो युवा का एक प्रकार से जो नीति है जो बनाए गए हैं वो आत्मविश्वास, अनुशासन, न्याय तथा सही ढंग से कार्य करने के गुणों का विकास करने को लेकर है। युवाओं को अवसर दिया जाए, युवाओं का संवर्धन विकास किया जाए, युवाओं को जागरूकता में बढ़ावा दिया जाए, युवाओं में सम्मान की बात की जाए। इस तरीके का जो है एक प्रकार से युवा राष्ट्रीय युवा नीति का एक कार्यक्रम उभर के हमारे सामने आया है ना। तो ये आपसे पेपर में आता है। इसका जो क्षेत्र के बात में समावेश या जो सामाजिक न्याय है, इसे हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे बता सकते हैं सामाजिक न्याय को लेकर? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। सामाजिक न्याय कैसे आप बता रहे हैं? सामाजिक न्याय किसे हम कहेंगे? मान लीजिए सामाजिक न्याय, देखो सामाजिक न्याय का मतलब एक प्रकार से ये होता है कि आप उसको एक प्रकार से न्याय संगतता की बात कर रहे हो। आप सामाजिक न्याय में न्याय संगतता की बात करते हो। तो सामाजिक न्याय की परिभाषा सिंपल शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कह सकते हो कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, जहां सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करते हो आप, जहां आप संसाधनों का समान तरीके से वितरण करते हो, सामाजिक न्याय है। जहां समाज में समावेशी लाते हो वो सामाजिक न्याय है। जहां सर्वमान्य स्वीकृति की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय है। यही तो परिभाषा है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य बन जाता है कि राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना, वही सामाजिक न्याय है ना, वही सामाजिक न्याय है। समावेशन में सर देखिए, समावेशन का मतलब उनको इन्वॉल्व करना, मतलब उनको अवसर देना, समाज में इन्वॉल्व करना है। अब युवाओं को कट नहीं करना है आपको कि भाई नहीं ये युवा है अभी नहीं जा सकता उस पे, है ना। उसको अवसर दो, वो खुद उसको करने दो, उसको आत्मनिर्भर बनाओ, है ना। बिल्कुल कर सकता है युवा। तो एक प्रकार से इन्वॉल्व की चीजों को यहाँ पे बताया, एक प्रकार से अवसर देने की बात करते, इसलिए आप कह सकते हो सहभागिता, कोरिलेशन करा सकते हो, है ना। 11 क्षेत्र बताया, इसमें जो 15 से 23 वर्ष के लोगों को युवा बताया गया है। हाँ, और 15 से 29 कर दिया गया है। बिल्कुल 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 करेक्ट। 17 में 8 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। हाँ, आप 8 कार्यक्रम भी कह सकते हो, कार्यक्रम या योजना कह सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो शब्द हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों से जो है पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय यूथ वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मैं यहां पे पहले इसके नीचे लिख देता हूं, फिर अभी बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष, अब बताइए जवाब क्या होगा? 1999। नो, 1985। 85। हाँ, 1 जनवरी 1985। ये आपको फिर यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सर आपने ये कहा था कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो 1985 और जब अंतरराष्ट्रीय पूछेगा तो 1999। देखिए, मुझे भी आप लोग ना कंफ्यूज कर देते हो, है ना। तो बेसिकली क्या है कि पेपर में तो भाई राष्ट्रीय स्तर पे तो पूछा ही नहीं गया अभी तक कभी भी, है ना, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ही पूछा जाएगा, है ना। हाँ, नेशनल लेवल पर अगर मैम पूछा जाएगा तो वो डेज वगैरह पूछता है भाई, कहता है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेगा तो 12 अगस्त बनता है। ये डेज वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सवाल ही नहीं बनता कि मैंने आपको बताया हो गया कि भी 1999,
ये तो सवाल ही नहीं बनता, मुझे जहां तक उम्मीद है ना। सर पर मैंने लिखा था, ठीक है मैं इसको काट देती हूँ सर। ओके, अगर आपने लिखा है तो उसको काट दीजिए। मैंने कल की क्लास में, कल का क्लास भी नहीं लिया, कब बताया है? वीडियोज में कोई बताया है क्या? नहीं सर, वो पिछली बार मैंने क्लास लिया था ना, उसका है सर, ये दूसरी बार क्लास है मेरा। कब पहली बार क्लास लिया था, वो डे बताइए। अभी पेपर एग्जाम हुआ था ना यूजीसी नेट का, उस समय 23 में ही सर। अच्छा चलो आगे देखिए फिर। अब उसको करेक्ट कर लीजिए, अगर वहां पे अगर आपने लिखा है तो, है ना, करेक्ट करिए। ठीक है कर लिया। अब यहां पर देखिए, मैंने आपसे बात कर रहा था कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम के बारे में। ये 1969 है। इस कार्यक्रम का आरंभ तो 1969 में किया गया। वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं के विकास की अभिवृद्धि करना। इसका उद्देश्य अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। युवाओं के विकास की अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, अभिवृद्धि करना था। बस इतनी सी बात आप लोगों को इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अनुसूचित जातियों की विकास की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जातियों का विकास। जातियों का विकास, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 335, आर्टिकल 46। पहले इतना समझते हैं। आर्टिकल 17 आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। अनुच्छेद 16 आज मैंने आप लोगों से जिक्र किया है, और ये भी आप जानते होंगे। अनुच्छेद 16 के बारे में भी राज्य सरकार अपने नागरिकों को या अन्य पिछड़े वर्ग या पक्ष की नियुक्तियों का आरक्षण देने वगैरह के बारे में बात करता है। तो लोक नियोजन के संबंध में जब बात होती है तो वो अनुच्छेद 16 आपका आता है, ये भी जानते हैं आप लोग। पता है ना लोक नियोजन, आज ही तो बताया था। बोलिए, नहीं बताया है भाई तो पूछ लिया करो। अनुच्छेद 335, बिल्कुल। अब देखिए अनुच्छेद 335 बहुत ही आसान है। मैं आपसे कहूंगा कि इस आर्टिकल 335 को भी हमें ध्यान में रखना होगा। 335 बेसिकली कई चीजों पर बात करता है, लेकिन मैं एक मुख्य बात बताऊंगा। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे इसमें रखे गए हैं, है ना, इसमें रखे गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 16 और 35 को मैं मिला दूं, 16 और 335 को अगर मैं मिला देता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं, तो इसे कहते हैं, जहां दोनों को मिलाकर बोला जाता है सरकारी सेवाओं के आरक्षण में प्रावधान। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। तो स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि एक बार सवाल भी इससे आ चुका है। 16 और 35 दोनों एक साथ आए हुए थे, तो वहां पर सरकारी सेवाओं का आरक्षण का प्रावधान लिखा हुआ था, है ना। और 46 अनुसूचित जाति यानी आपको एससी प्लस में एसटी के लेकर शैक्षणिक की बात करता है, नोट करिएगा, प्लस में आर्थिक हितों की बात करता है, आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है ना। इस प्रकार के शोषण से बचाने की व्यवस्था का उल्लेख जो है आर्टिकल 46 में होता है। तो देखिए मैंने कहा है आपको कि 50 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ आर्टिकल्स अलग से मिलेंगे अभी आपको, वो मैं आपको बता देता हूं, उसे भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और भी आर्टिकल्स लेंगे इसके संबंध में। एक अनुच्छेद 330 क्या 17
अस्पृश्यता है मैडम, 17 तो बहुत आसान है, जुबान पे होना चाहिए। और 334, 330 और 332, 334, ये 3 आर्टिकल्स अगर मैं एक साथ बोलता हूं तो इसका तीनों का तात्पर्य अगर एक साथ में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अनुसूचित जाति यानी एससी को लोकसभा में, बात को ध्यान समझिएगा, लोकसभा और राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधान मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो ये 3 एक साथ आते हैं उस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 330 के संबंध में, तो सिंपल शब्दों में जवाब दीजिएगा कि सदन में, कहां, एक मिनट, 330 सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है। समझ रहे हो ना आप लोग? ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं भाई। क्लियर हो रहा है? बताते रहिएगा साथ साथ आप लोग। और 332, 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण। देखो सीटों का था यहां पे, जहां स्थानों का आरक्षण पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं यहां पे अलग कर रहा हूं और एक साथ जब बता रहा हूं तो एससी का लोकसभा में आ जाएगा और राज्य के विधानमंडल में। ये बात अब अलग अलग से सुन रहे हैं आप लोग। 334 अनुच्छेद ये हमारे सामने है, 334 भी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में, मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो लोकसभा प्लस आपका विधानसभा दोनों, इन दोनों में अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण और नाम निर्दर्शन एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं नाम निर्देशन में, जहां उसके बातचीत होती है किसी नाम को दर्शाने की, ठीक है, नाम को दर्शाने की, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 334 है वो आरक्षण देने की बात करता है। और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित संविधान के उपबंध में 70 वर्ष की अवधि जो है समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं बताया गया, जिससे आपने होता नहीं कि वर्ष होता है कि आप इतने वर्ष तक उन चीज़ों पर रहेंगे, और कुछ उसमें बताया था कि नहीं इतने वर्ष में आप नहीं रहेंगे, परंतु यहाँ वर्ष वगैरह रिलेट नहीं करेगा, है ना। 334 आपका जो आर्टिकल्स होगा, ठीक है, ये कोई वर्ष को नहीं डिनोट करेगा, इस बात को खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे केवल सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व जो है निश्चित अवधि के बाद समाप्त करने का प्रावधान है, मतलब एक कोई निश्चित अवधि होगी वो समाप्त करने की बात होगी, है ना। तो मैं कहूंगा कि आप विधानसभा लोकसभा में SC ST के लिए निश्चित अवधि समाप्ति, बस। तो राज्यसभा में कोई आरक्षित सीटें नहीं होती क्या? नहीं, राज्यसभा का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, अभी इस आर्टिकल्स में कभी जिक्र नहीं हुआ है अभी तक, तो इस आर्टिकल्स में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। आगे कोई आर्टिकल्स मिलता है। इंडियन वाला फिर से समझाएंगे प्लीज? एंग्लो इंडियन कहने का तात्पर्य यह है, इसमें कहा गया कि नाम निर्देशन और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित संविधान के उपबंध में, है ना, संविधान के प्रारंभ से स्टार्ट से 70 साल की अवधि पर समाप्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया है। तो मैं इस चीज को आपको यहां पर दर्शा रहा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आप जरूर ध्यान में रखें आप सभी लोग। हो सकता है परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, है ना, 334 के संबंध में। तो ये जब भी कोई प्रतिक्रिया बनेगी तो वो समाप्ति को ही लेकर बात करेगा, 334, है ना। अनुच्छेद 331 और 333 में ना नाम निर्देशन की प्रक्रिया दर्शाई गई, जहां विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए स्थानों पर आरक्षण का उपबंध है, 331 और 333 में।
और 334 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद समाप्त हो जाएगी, है ना। समझ रहे मेरी बात? फिर से रिपीट करूंगा, संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद वो समाप्त हो जाएगी उसकी शक्ति, 334 कहती है। लेकिन 331 और 333 कहती है कि नाम निर्देशन की प्रक्रिया में विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का बंद किया जाएगा, है ना। उसका सर पिछली लोकसभा इलेक्शन के बाद से एंग्लो इंडियन वाला शायद ये निकल गया है ना कि अभी उनकी कोई सीटें आरक्षित रहेगी नहीं। देखिए ये तो वो हट गया, वो तो लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा की जब बात होती है तो उनमें वो चीजें हमें देखने को मिलती है ना। तो अभी उपबंधों में अगर मैं बात करूं 25 जनवरी 2020 को प्रभावी के रूप में आया था उभर के सामने, जो आप बता रहे हो, है ना, 2020 में, तो वो चीजें हैं, वहां से वो हटाया गया। बट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रगति के लिए यहां पर आरक्षण के उपबंध में कोई उसकी जिक्र है ही नहीं। तो मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा हूं एंग्लो इंडियन के बारे में कि ये तो बेसिकली जो आर्टिकल्स है वो 331 और 333 है, हमें उस पर जाना ही नहीं। 331 और 333 पर हमें स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कहां कहां पर है, तो हम वही बता रहे हैं आपसे। सदन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण 330 में है, 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थानों में है, लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक निश्चित अवधि बताई गई जो उसको समाप्त करने की बात कही गई है। बस ये 3 वर्ष है, आपको ये 3 आर्टिकल्स हैं, ये 3 आर्टिकल्स को आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है ना। सर ये अनुसूचित जातियों के जो लिखवाया हुआ विकास, इसमें 1985 का ईयर आता है। 1985 ईयर, किस ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो? सर अनुसूचित जातियों का विकास के इसमें नहीं, देखो ये अनुच्छेद अगर आप पूछ रहे हो, शायद मुझे लग रहा है सॉरी अनुच्छेद नहीं, आप शायद मुझसे अधिनियम पूछ रहे हो। जी सर। अनुसूचित जाति से संबंधित अधिनियम, देखिए वो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। वो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है जो 1989 पूछ रहे हो आप, 1989 पूछ रहे हो। 1985 बोला सर मैंने। अच्छा, नहीं 1985 कोई एक्ट वगैरह नहीं है 1985 से, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें कोई है ही नहीं। पहली बात, जब भी पेपर में सवाल अगर आएगा आपको तो अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट है और वह एक्ट 1989 होगा और इसको आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। और इसमें नियम बनाए गए थे 1995 में, इसी एक्ट में नियम जब बनाए गए थे वो कौन था वर्ष था, तो 1995 वर्ष था नियम, ठीक है। तो ये है आपको मैंने जो भी बताया है, इसके संबंध में आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब एक और आप लोग ओबीसी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, है ना, ओबीसी के बारे में, है ना। चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक चीज ये चीज आप पता होना चाहिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया है? देखो अभी आपको बताना है, जरा एक बार मुझे स्पष्ट करिए। आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं नागरिकता अधिनियम के बारे में मैंने बात किया था, आज ही थोड़ा थोड़ा सा जिक्र किया था आप लोगों से नागरिकता एक्ट के बारे में, है ना, 2019 तक के जो एक्ट मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। लेकिन एक और आता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, कब आया ये? बोल सकते हैं सर आप लोग, इजी है। 55 1993 में मानवाधिकार का अधिनियम अगर आप देखेंगे, है ना, ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो याद रखेंगे वो 1989 याद रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SC एंड ST अत्याचार निवारण एक्ट, ये वहां पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओबीसी के बारे में। ओबीसी आप जानते हैं, इसको बोला जाता है अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, है ना, वर्गों का विकास।
इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने एक आयोग आया था, पिछड़ा आयोग, पहला पिछड़ा आयोग। आप भलीभांति तरीके से रूबरू होंगे। आर्टिकल 330 जानते हैं आप? अनुच्छेद 330 नहीं, 340 अनुच्छेद 340 बताइए जरा आशुतोष जी। अनुच्छेद 340 भी 340 क्या है मैं बताता हूं, सुनिए फिर। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाना। पिछड़े ओबीसी के लिए क्या बनाना है? आयोग बनाना है। अब इस आयोग पर बात हुई है तो आपने नाम सुना भी होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, काका कालेलकर आयोग सुना है? जी सर। बिल्कुल सही, 1953 सर। बिल्कुल सही जवाब। यहां जब हम बात करते हैं आयोग के संबंध में तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है काका, मैं नोट कर देता हूं ताकि आप इजीली लिख सकें। एक मिनट, काका कालेलकर आयोग। इस आयोग का गठन कब किया गया? इस आयोग का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ तो 1953। हाँ, 29 जनवरी 1953। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रदेश के द्वारा गठित किया गया था ये, है ना। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग पर अगर हम बात करते हैं तो यही आयोग जो है हमें सामने जो है देखने को हमें मिलता है 1953 का। और ये राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया था, है ना, इसको रख दिया गया था। अब ये काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना कब गया? तो जाना गया सन 1955 में। जाना कब से गया ये? 1955 में। इस आयोग में भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, अभी ऊपर आपको लिखवाया मैंने, तो उन स्थितियों की जांच करना और कठिनाइयों के तहत आयोग जिसके तहत श्रम करते हैं और उस संघ के द्वारा उठाए जाने वाले कदम के अनुसार सिफारिश वगैरह की बात कही गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम एक आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक एक्ट आया और वो एक्ट का गठन हुआ सन 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक्ट आया, इसका गठन हुआ सन 1993 में। अब पिछड़े वर्ग की सूची में समूहों को शामिल किया गया। बहिष्कृत करना, केंद्र सरकार को इस संबंध में सलाह देना, शिकायत की जांच करना, उसकी सख्ती, क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों पर यह बातचीत करने लगा। तो यह प्रतिक्रिया हमें देखने को इसके अंतर्गत मिली। तो अनुच्छेद 340 आपको ध्यान रखना है और आपको 1953 और 1955 भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप इसको पढ़ें तो उसमें दो शब्द जरूर देखिएगा, कूट में आपको दो शब्द पर विचार करना है। एक समाज के संबंध में यानी सामाजिक, दूसरा आपको शैक्षिक रूप से यानी शैक्षणिक, ठीक है, रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में ये चीजें जरूर देखेंगे। आपको इन्हीं के संबंध में अगर मिलता है, जितने भी ऑप्शन में लिखे रहेंगे तो इन्हीं के संबंध में मिलेगा, वह कूट आपका करेक्ट होता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है, वो किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी तो शायद। देखिए भाई, ये यहाँ पे भी तो मैंने क्या बताया है, एक अभी आपने बताया भी कि एक मंडल के बारे में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है ना, मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो मंडल आयोग है, इस मंडल आयोग की जब शुरुआत हुई, जब उसका गठन हुआ तो वह वर्ष था 1979
और ये बेसिकली बीपी बिंदेश्वरी मतलब बी और पी का मतलब प्रसाद और बीपी मंडल इसको कहा जाता है। तो इस आयोग के अंतर्गत ना कुछ विषय रखे गए, जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो समाज रखा गया, यानी सामाजिक प्लस में शैक्षिक चीजों पर बात हुई। लेकिन इसमें जानते हो रूल रेगुलेशंस, यानी जो कुछ मानदंड बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, रीति रिवाज परंपराएं जो भी चीजें हैं उसकी बात होगी। पिछड़े वर्गों की प्रगति की जाएगी, ये बात होगी, पिछड़े वर्गों की प्रगति पर बात होगी। ठीक है, तथ्यों को एक प्रकार से सही तरीके से निरूपित किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, इन चीजों की बात की गई है ना। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, या जो रही अपनी रिपोर्ट सन 1980 में प्रस्तुत की थी, है ना। ये आयोग जो आया, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग का आयोग था ये, तो वो आया 1979 में, याद रखिएगा। और बीपी अध्यक्षता मंडल के रूप में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत जो की वो आपको की 1980 में, और लागू इस प्रस्तुत अगर हुआ तो वह हुआ आपका 1990 में। 1990 में क्या हुआ, यह आपका लागू हो गया और यह प्रस्तुत हुआ, रिपोर्ट क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। यहां पर आप लोगों के ये भी चीजें जो है फिनिश हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग की यहाँ पे जो सिफारिश हुई है ना, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण की बात की गई, वो 27%। नौकरियों की बात जो की गई थी वो 27% की बात आरक्षण की गई थी। सार्वजनिक सेवाओं में अभी सभी स्तरों पर जो पदोन्नति का समान होगा वो भी आरक्षण 27% ही प्रदान किया जाएगा। आरक्षण में कोटा यदि पूरा नहीं किया गया है तो उसे 3 वर्ष की अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी, यानी 3 साल। आप पेपर में देखिएगा, जो कोई वैकेंसी निकाली जाती है उसमें 3 साल लिखा होता है, वर्षों में 3 वर्ष की जो है आपको आरक्षण मिल जाएगा, है ना। तो ओबीसी को एससी और एसटी के समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी बीपी मंडल आयोग में बताया गया था। और यहां पे बेसिकली 3 वर्षों का जो है आरक्षण की बात होती है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, स्पष्ट है ना। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। और ओबीसी का नामांकन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय में अगर हम बात करें तो सिद्धांतों पर आधारित है, जहां समाज के सभी वर्ग विशेष रूप से उन लोगों का समान अवसर प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं। ठीक है, इन तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अभी 15 मिनट बाद। ठीक है, जी सर। ओके।